हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है हर्षा झा और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। हमने अपनी पिछली वीडियो में मार्कोनिकॉव्स रूल को पढ़ा था और उस पर एक क्वेश्चन भी किया था और साथ ही उसका मैकेनिज्म भी समझा था। क्या देखा था हमने कि कोई भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन अगर किसी भी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करे तो फिर हमें यहाँ पे मार्कोनिकॉव्स रूल लगाना होगा अपने प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए। क्या कहता है मार्कोनिकॉव्स रूल कि द नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट अटैच टू दैट कार्बन एटम विच कंटेन लोएस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, राइट। तो इसका मतलब क्या कि ब्रोमीन यहाँ पर ऐड होगा और हमें प्रोडक्ट में ब्रोमो प्रोपेन मिला था, राइट। यही हुआ था। कौन सी मैकेनिज्म फॉलो की थी इस रिएक्शन ने? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, राइट। क्यों? क्योंकि हमें H+ एज ए इलेक्ट्रोफाइल पहले मिला था और उसका एडिशन हमने यहाँ पे अल्कीन पे किया था और हमें यहाँ पे इंटरमीडिएट में कार्बोकैटायन मिला था, 1 डिग्री कार्बोकैटायन एंड 2 डिग्री कार्बोकैटायन। हम जानते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें 2 डिग्री कार्बोकैटायन को ज्यादा प्रेफरेंस देनी होती थी और इसलिए हम 2 डिग्री कार्बोकैटायन को लेकर रिएक्शन को आगे प्रोसीड करवाते हैं और हमें यहाँ पे 2 ब्रोमो प्रोपेन मिला था, राइट। लेकिन इस रिएक्शन में हमें एक और प्रोडक्ट भी मिला था या फिर उस प्रोडक्ट के मिलने के चांसेस भी थे। कौन सा था वो प्रोडक्ट? 1 ब्रोमोप्रोपेन। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था ये प्रोडक्ट हमें तब मिलेगा जब हम यहाँ पे रिएक्शन में कोई भी पर एसिड लेते हैं, राइट, या फिर कोई परऑक्साइड लेते हैं। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं या फिर इस इफेक्ट को हम कहते हैं परऑक्साइड इफेक्ट या फिर खराश इफेक्ट और या फिर हम इसे कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। तो चलिए हम एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम पहले इसको पढ़ेंगे, इसका एक रिएक्शन देखेंगे और उसके बाद फिर ये रिएक्शन कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है हम उसको भी देखेंगे। देखिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। क्या कहते हैं इसको? एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल या फिर खराश इफेक्ट या फिर परऑक्साइड इफेक्ट। मैं उसी रिएक्शन को लेती हूं ताकि आप ज्यादा रिलेट कर पाओ। क्या था? प्रोपीन, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिया HBr और कोई सी भी परऑक्साइड लगा देते हैं या फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 या फिर इसको क्या कहते हैं, कैसे लिखते हैं, HOOH या फिर बेंजॉइल परऑक्साइड लगा देते हैं 6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5, हाँ, बेंजॉइल परऑक्साइड। अब क्या होगा कि पिछले रिएक्शन में हमने कोई भी परऑक्साइड नहीं लिया था, डायरेक्ट हमारा अपने पास सबस्ट्रेट था, एक रिएजेंट था और हमने रिएक्शन प्रोसीड करवा दी। यहाँ पे हम परऑक्साइड ले रहे हैं। इससे इस रिएक्शन पे इफेक्ट क्या होगा कि हमें जो मार्कोनिकॉव्स रूल में जो प्रोडक्ट मिला था हमें उसका उल्टा प्रोडक्ट मिलेगा। तो अब क्या होगा कि ये नेगेटिव पार्ट यहाँ पे आके ऐड होगा, राइट। क्या मिलेगा हमारा प्रोडक्ट? CH2CH2Br 1 ब्रोमो प्रोटीन, राइट। तो ये है खराश इफेक्ट या फिर परऑक्साइड इफेक्ट, ठीक है। अब देखो, इस रिएक्शन में हमें ये प्रोडक्ट मिला लेकिन सिर्फ इस रूल ने कह दिया और हमने मान लिया, ऐसा तो नहीं होगा। कोई ना कोई मैकेनिज्म होगी जिसको ये फॉलो कर रहा है और फिर हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है। तो चलिए हम इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। देखिए, बात करें अगर हम मार्कोनिकॉव्स रूल की तो वहां पे जो मैकेनिज्म फॉलो हुआ था उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्यों? क्योंकि हमें इलेक्ट्रोफाइल H+ पहले मिला था। अब यहाँ पे जो रूल फॉलो होता है या फिर जो मैकेनिज्म को हम फॉलो करवाते हैं वो मैकेनिज्म कहलाती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें पहले फ्री रेडिकल्स मिलेगा। अब देखिए जरा कैसे होगा रिएक्शन। हमने लिया परऑक्साइड, राइट,
और HMu की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया, ठीक है। सनलाइट या फिर HMu या फिर पेरोक्साइड अगर आपको दिखे, ये आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते जाते हो तो ये आपके प्रैक्टिस में आ जाता है, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये रिएक्शन जो है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करती है। अब देखो क्या होगा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो कोई डिफरेंस है नहीं, तो क्या होगा यहाँ पे होमोलाइटिक फ्यूजन, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएंगे। क्या होगा, होमोलाइटिक फ्यूजन। और एक आरओ और फिर एक आरओ, तो हम कह सकते हैं ना 2 आरओ मिलेगा हमें, 2 आरओ के रेडिकल्स। अब रेडिकल्स का काम क्या है, ये स्टेबिलिटी चाहता है, तो इसको स्टेबल कौन करेगा, इसको स्टेबल करेगा हमारा HBr, ठीक है। तो ये अपने और अपने रेडिकल्स लेकर अलग अलग हो जाएगा और यहां से ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड बना लेगा और हमें मिलेगा क्या, ROH प्लस ब्रोमीन का रेडिकल। अब ये ब्रोमीन का रेडिकल भी चाहेगा कि किसी के साथ ऐड हो, तो इसकी हेल्प करने आएगा हमारा अल्कीन। अब यहाँ पे कैसे होगा, देखो जरा, यहाँ पे भी तो होमोलाइटिक फ्यूजन होना चाहिए फ्यूजन, तो ये कहाँ पे होगा, हमको पता है ना सिग्मा और पाई बॉन्ड में लूजली इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कहाँ पे होते हैं, यहाँ पे, तो लूजली पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के पास यहाँ पे होमोलाइटिक फ्यूजन होगा और फिर हमारा ब्रोमीन यहाँ के आके ऐड होगा। आप समझो कि ब्रोमीन यहाँ पे ऐड तो होगा, पर ये किस पोजीशन पे होगा, ये तो पहले जैसी ही बात आ गई कि या तो ये ब्रोमीन यहाँ पे ऐड हो या फिर यहाँ पे ऐड हो। तो अगर ये ब्रोमीन यहाँ पे ऐड होता है तो मैं इसको देती हूँ 1 नंबर, ठीक है, और अगर यहाँ होता है तो इसको देते हैं 2 नंबर, ठीक है। तो चलो पहले हम यहाँ पे ऐड करवाते हैं इसको 1 नंबर पे, ठीक है। क्या होगा, CH3CHBr और यहाँ पे फ्री रेडिकल CH2, तो ये क्या है 1 डिग्री फ्री रेडिकल, राइट। अब हम सेकेंड पोजीशन पे बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा हमारे पास, CH3CH का रेडिकल CH2Br, तो ये कौन सा रेडिकल हो गया 2 डिग्री। अब हमें पता है ना कि रिएक्टिविटी ऑर्डर की जब हम बात करते हैं तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, फ्री रेडिकल्स की भी रिएक्टिविटी का ऑर्डर यही होता है। तो इसका मतलब हम रिएक्शन प्रोसीड जो करवाएंगे वो किसके साथ चलेंगे, इसके साथ, राइट। तो अब चलिए आगे करते हैं यहाँ पे रिएक्शन, देखो जरा। अब यहाँ पे क्या होगा, CH3CH CH2 प्लस, अब यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होना बाकी है, तो ये हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, यहाँ से, ठीक है। ये हाइड्रोजन पता है ना हमें, कार्बन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड ज्यादा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन को अगर चॉइस मिलती है तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना ज्यादा, उसको ज्यादा प्रेफरेंस देता है। तो फिर देखो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, फिर CH3CH2 CH2Br, और ये हमको हमारा प्रोडक्ट मिल गया और साथ में ब्रोमीन का रेडिकल मिल गया, ठीक है। हमारा प्रोडक्ट ये है, मिल गया ना हमें 1 ब्रोमोप्रोपेन। लेकिन यहाँ पे वापस से ब्रोमीन का रेडिकल बन गया। अब क्या होगा कि वापस स्टेप पे आएगी, वापस यहाँ पे एक अल्कीन होगा जिसके साथ ये ऐड होगा, वापस 1 डिग्री 2 डिग्री का रेडिकल बनेगा, फिर वापस 2 डिग्री को लेकर चलेंगे, फिर वापस HBr में वापस से होमोलाइटिक फ्यूजन होगा, यहाँ पे वापस ऐड होगा और ये रिएक्शन चलती जाएगी चेन रिएक्शन की तरफ। और ये रिएक्शन तब खत्म होगी जब या तो अल्कीन या फिर HBr में से कोई एक खत्म हो जाए, कम पड़ जाए, ठीक है। तो फिर ये रिएक्शन वहां जाके रुक जाएगी। ऐसा तो नहीं ना है कि अपने रिएक्शन में सिर्फ एक मॉलिक्यूल हमने HBr का लिया और एक मॉलिक्यूल हमने प्रोपीन का लिया, ऐसा तो होगा नहीं। एक जब हम अमाउंट लेते हैं तो उसमें करोड़ों में ये होते हैं आपके मॉलिक्यूल्स, इस
अल्कीन या फिर HBr के, राइट। तो चलो फिर यहाँ तक तो रिएक्शन हो गई और हमें हमारा प्रोडक्ट मिल गया। एक बार मैं वापस आपको रिकॉल करवाती हूँ। देखो जरा क्या होगा कि सबसे पहले पेरोक्साइड लिया, यहाँ पे होमोलाइटिक फ्यूजन होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस होता नहीं है। यहाँ पे हमें 2RO के रेडिकल्स मिल गए। अब क्या होगा, यहाँ पे HBr का अगेन होमोलाइटिक फ्यूजन होगा और यहाँ पे H आके ऐड हो जाएगा और यहाँ पे हमें ये प्रोडक्ट मिला और वापस से हमें ब्रोमीन का एक रेडिकल मिला। हम अल्कीन लाते हैं और अल्कीन का इसके साथ रिएक्शन होता है और फिर हम देखते हैं हमें 2 टाइप के रेडिकल्स मिलते हैं, 1 डिग्री रेडिकल और 2 डिग्री रेडिकल। हम 2 डिग्री रेडिकल को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी ऑर्डर में 2 डिग्री की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। और उसके बाद फिर HBr वापस यहाँ पे ऐड होगा और हमें हमारा प्रोडक्ट मिलेगा, उसके साथ ब्रोमीन का रेडिकल मिलेगा जो आगे चेन रिएक्शन में आगे जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा, ये रिएक्शन तो हो गई, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है रिएक्शन के दौरान सिर्फ HBr ही लिया है। क्यों? क्योंकि HF, HCl या फिर HI इस रिएक्शन को प्रोसीड या फिर इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अगर आप यहाँ पे पर एसिड डाल दो तब भी। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका रीजन है, मैं आप इतना उतार लो उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो मैंने ये 2 स्टेप्स इसलिए रखे हैं क्योंकि जो अभी मैं आपको रीजन बता रही हूँ उसमें ये 2 स्टेप्स आपको, अगर आप इस 2 स्टेप को रखते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से बात समझ आएगी। मैंने कहा HBr ही एंटी मार्कोनिकॉस रूल को फॉलो करता है। इसके अलावा जो है HF या फिर HCl या फिर HI, इनमें से कोई भी आप पेरोक्साइड डाल दोगे तभी रिएक्शन को प्रोसीड नहीं करवाता है या फिर इस रिएक्शन को फॉलो नहीं करता है। उसका रीजन क्या है? हमें पता है कि कोई भी रिएक्शन जो है अगर एक्सोथर्मिक है तो रिएक्शन ज्यादा अच्छे से होती है और एंडोथर्मिक में हमें दिक्कत होती है या फिर ज्यादा अच्छे से वो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करती है। अब देखो जरा, आप देखो इन दोनों स्टेप्स में एक जगह तो ब्रोमीन के रेडिकल बन रहे हैं, मतलब कि अगर मैं इनमें से किसी एक को भी लूंगी तो यहाँ पे उसका रेडिकल जनरेट होगा और यहाँ पे ये हाइड्रोजन और ब्रोमीन या फिर जो भी आपका अपना हेलोजन होगा इन दोनों के बीच बॉन्ड ब्रेक होगा। तो अगर यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी तो हमको इस बॉन्ड को तोड़ने में दिक्कत होगी। हमने ये चीज सेकेंड लेक्चर में पढ़ा है, राइट। नेचर ऑफ CX बॉन्ड में आप देखोगे तो आपको समझ आएगा। तो आप जानते हैं ना कि HF, उसके बाद HCl, देन HBr एंड देन HI। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यहाँ से ऐसे डिक्रीज होती है। मतलब क्या कि इसके और इसके बीच जो बॉन्ड होता है इसको तोड़ने में ज्यादा दिक्कत होती है। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं ना, और इसको हम आराम से तोड़ सकते हैं। तो इससे बात तो समझ आ गई कि यहाँ पे ये वाली स्टेप में इसको दिक्कत होगी जिसके वजह से हम HF को प्रोसीड नहीं करवा सकते हैं या फिर HF इस रिएक्शन को फॉलो नहीं कर पाता है। अब बात करते हैं HCl की। तो देखो क्लोरीन का जो है ना रेडिकल बनना इजी है। समझो इस चीज को कि रेडिकल जो होते हैं जितने छोटे होते हैं वो इतने अच्छे से रिएक्शन कर पाते हैं। रेडिकल का साइज जितना छोटा होता है तो Cl रेडिकल का साइज तो छोटा होगा, लेकिन यहाँ पे इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तभी ज्यादा है। तो यहाँ पे इस बॉन्ड को टूटने में, इसमें रेडिकल्स जनरेट करवाने में इनको अभी भी दिक्कत होगी। इसके वजह से ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करवाएगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में तो ये एक्सोथर्मिक हो जाएगा, लेकिन सेकेंड स्टेप में जब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की आएगी तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन को प्रोसीड करवाएगा और इसके वजह से ये रिएक्शन नहीं पॉसिबल हो पाएगी। अब बात करते हैं हम HBr को भी रहने देते हैं HI की। तो ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है, आराम से ब्रेक हो जाएगा, है ना। लेकिन हमें पता है ना कि रेडिकल का साइज जितना छोटा हो वो उतने अच्छे से रिएक्शन कराता है। तो ये तो इसी स्टेप पे नहीं आ पाएगा, तो इस स्टेप की तो हम बात ही नहीं कर सकते और इसकी वजह से ये फर्स्ट स्टेप में ही आपका हाईली एंडोथर्मिक होता है और इसके वजह से ये रिएक्शन को फॉलो नहीं करता है। अब बात करते हैं HBr की। तो ब्रोमीन का साइज इतना बड़ा नहीं होता है कि ये रेडिकल जनरेट ना करवा पाए, जिसकी वजह से इस स्टेप में एक्सोथर्मिक होती है और सेकेंड स्टेप में ये इजिली इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी काफी कम होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बॉन्ड आराम से ब्रेक हो जाते हैं और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के थ्रू ये रिएक्शन प्रोसीड कर देता है और इसके वजह से हम HBr के थ्रू ही इस रिएक्शन को फॉलो कर सकते हैं या फिर इस रिएक्शन को प्रोसीड करवा सकते हैं। तो इसका रीजन ये था। तो एंटी मार्कोनिकॉस रूल जो है सिर्फ HBr के थ्रू ही हम करवा सकते हैं। तो हो सकता है कि आपको एग्जाम में
ये कोई सा भी दे दे और उसके साथ पेरोक्साइड दे दे और आपसे एंटी मार्कोनिकॉस रूल को फॉलो करवाने की कोशिश करें, तो आपने प्रोडक्ट हमेशा मार्कोनिकॉस रूल के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट आएगा आपको सिर्फ वही प्रोडक्ट बनाना है। ये मार्कोनिकॉस रूल पे ये कोई रूल अप्लाई नहीं होता है। जैसा होता है कि HF का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होता है तो वो फॉलो नहीं करता है, बाकी सारे के सारे मार्कोनिकॉस रूल में प्रोडक्ट बना सकते हैं, वैसा ही होगा। तो अगले यहाँ तक तो हमने देख लिया। अब अगले वीडियो में हम अल्केन के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड करवाएंगे और हेलो अल्केन जनरेट करेंगे। थैंक यू।